जिनपत्री विश्लेषण की चर्चाएं चल रही थी। आज विवाह के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जीवन में गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है। वस्तुतः अध्ययन के बाद विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन चलाता है। गृहस्थ जीवन के आधार पर उसके जीवन की चिंताएं, उसके जीवन के सुख दुख जुड़े रहते हैं। जब विवाह की संस्था की स्थापना नहीं हुई थी तो मनुष्य पशुवत चाहे जिससे विवाह कर लेता था, चाहे जब उसे छोड़ देता था। सामाजिक व्यवस्थाएं बनने के साथ साथ विवाह की संस्था का उद्भव हुआ और उसके साथ साथ यह विश्लेषण भी प्रारंभ हुआ कि कौन से विवाह संबंध अच्छे प्रकार से रहते हैं, कौन से विवाह संबंध टूट जाते हैं, या विवाह संबंधों में झगड़ा बहुत अधिक होता है और उत्पात हो और आनंद का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भारत में इस पर काम हुआ है और गृहस्थ जीवन को कैसा अच्छा हो इस पर बहुत विचार हुआ है। और गृहस्थ जीवन के लिए विवाह संबंधों में जब हम मिलापन करते हैं तो भारत में एक पद्धति प्रारंभ हो गई कि पति और पत्नी का सामंजस्य, पति और पत्नी का संबंध कब सुदृढ़ रहेगा, कब अच्छा रहेगा, इस पर विचार विमर्श हुआ और अनेक प्रकार के विचार ज्योतिष में खड़े हुए। उसमें कई रूढ़ियां भी हैं और कई अवधारणाएं मान्यता के आधार पर चलती आ रही हैं। कुछ मान्यताओं पर मैं दिग्दर्शन डालते हुए इसके मूल सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करने का यत्न करता हूँ और करूँगा। मेरा यह विचार है कि जिन जिन सिद्धांतों को ज्योतिषीय आधार दिया गया है उसके मूल तत्व को समझकर, उसकी मूल भावनाओं को समझकर यदि उसका प्रयोग किया जाएगा तो सिद्धांततः ज्योतिष एक बहुत बड़ा उपकरण हो जाएगा, एक ऐसा साधन हो जाएगा जिसके माध्यम से मनुष्य दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगा। इसी दिशा निर्देश के आधार पर हमारा जीवन सुखमय बन सकेगा, आसान बन सकेगा और हमारी राहें आसान हो जाएंगी और हमें वो मार्ग तय करने में हम समर्थ हो पाएंगे जिससे हमको सुख समृद्धि की प्राप्त हो। गृहस्थ जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है और इसके लिए ज्योतिषीय विश्लेषण बहुत आवश्यक है ताकि हमारा गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल सके और हम हमारे जीवन यापन को सिद्धि की ओर ले जा सके। एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का समझते हुए, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए हम कार्य कर सकेंगे, ऐसा हम विचार करते हैं। और उस विचार में कौन से विचार हुए हैं और उन विचारों में से कौन से विचारों को प्रतिष्ठित करना चाहिए, इस पर मैं आज मूलतः बात करूँगा। तो उसके पश्चात बहुत से प्रश्न आते हैं। विवाह संबंध रहेगा, नहीं रहेगा, टूटेगा, नहीं टूटेगा, विवाह के बाद किसकी मृत्यु हो जाएगी, किसकी मृत्यु नहीं होगी, पति मर जाएगा, पत्नी मर जाएगी, इस प्रकार की कई अवधारणाएं धीरे धीरे खड़ी हुई हैं। उनमें से किसको मान्य किया जाए, किसको नहीं किया जाए, इसका विवेचन आप स्वयं कर सकें, आप तत्पर हो सकें, आप सिद्धांत से खड़े हो सकें और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें, ऐसा मेरा विचार है। ऐसी मान्यताएं, ऐसी अवधारणाएं हम ज्योतिष की सीख लें जिसके आधार पर हम ये दिशा निर्देश प्राप्त कर सकें। तो यह एक दिन में संभव नहीं होगा, मैं इसको 2-4 चर्चाओं में इसे पूर्ण करूंगा। आज चर्चा का प्रारंभिक रूप लेते हुए मैं इसके मूल तत्वों के बारे में आपको समझाने का यत्न करता हूँ। मूलतः पहले विवाह का जो आयु है वो 10 वर्ष तक मानी जाती थी। बदल गया जमाना। अब योग्य हो जाए, पढ़ाई कर ले, सक्षम हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए,
इस बात को ध्यान रखा जाता है। तो जब व्यवस्थाएं बदल गई, परिस्थिति बदल गई, तो निश्चित रूप से ज्योतिषीय प्रभाव और ज्योतिषीय आंकलन भी बदलना हो जाता है। पहले किन अवधारणाओं को लेकर चले थे, इससे लेकर मैं हमारी अवधारणाओं को अधिक पुष्ट करता हुआ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का यत्न करता हूँ। पहले मंगल, सूर्य और शनि, इनको विक्षेपकारी माना गया था। मैंने विचार किया कि आखिर ये विक्षेपकारी क्यों माना गया। कई स्थानों पे लिखा हुआ है कि मंगल, सूर्य, शनि सप्तम भाव में होंगे तो स्त्री कुंठा होगी, चरित्र भ्रष्ट होगी, पतिता होगी, कई कई प्रकार की बातें लिखी हुई है। उनमें से जो मूल धारणाएं हैं उसको समझ लें और उसके आगे इन तत्वों का प्रभाव इस पर होना चाहिए, इस पर हम विचार करें तो हमें यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि हमको विवाह संबंध बनाने के लिए क्या चीज़ों का, किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब समझिए, मंगल मूलतः पशु है, उग्र है, गुस्से वाला है। तो पशुता का व्यवहार जब पत्नी के साथ होगा तो उसकी प्रताड़ना, उसकी मृत्यु की संभावना बन जाती है। अब इस पशुत्व के कारण यह निर्णय लिया गया कि जब जब सप्तम भाव पर, सप्तम भाव इसमें ये जो विवाह का माना गया है, यह भाव दाम्पत्य का माना गया है, व्यवहार का माना गया है, व्यवहार। दाम्पत्य, तो यह सबसे प्रमुख भाव माना गया है। इसका अगला भाव ये सौभाग्य का माना गया है। ये अवधारणाएं बनी। इसके साथ साथ इसको भी सौभाग्य का माना जाता है। दक्षिण भारत में ये ज्यादा प्रचलित है, परंतु इसका महत्व सिर्फ ये रहता है कि वर अथवा वधू जो बालक हैं उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी मिली है, यह यहां से पता लगता है। अब मंगल जब यहां होगा तो वो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। यहां से मंगल की दृष्टि रहती है पहले भाव में, यह प्रभावित करेगा। चौथे भाव में यह प्रभावित करेगा। अष्टम भाव में प्रभावित करेगा। और ये द्वादश भाव में मंगल होगा तो यह, इसकी दृष्टि इस पर होने से यह प्रभावित करेगा। तो पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां भाव में मंगल होने से हमने बता दिया कि कन्या मांगली होगी या जो वर है वो मंगली होगा। मात्र इतना कहने से इस दोष का और इस दोष के निवारण कई प्रकार के कर दिए गए हैं। 95% से ऊपर ये दोष जो बनाए गए सिद्धांत हैं उस पर नष्ट हो जाते हैं। मंगल नीच का होगा तो समाप्त हो जाएगा, मंगल उच्च का होगा तो समाप्त हो जाएगा। अजय लग्ने वे चापे पाताले पृच्छिके तथा ध्यूने मीने घटे रंध्रे भोगदोषो न विद्यते। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें बनाई हुई है। अब हमको इस अवधारणा को बहुत अधिक पुष्ट करते हुए यह समझना होगा कि आखिर विषय क्या है। विषय यह है कि मंगल में पशुता है, यह पशुता का प्रभाव हमारे संबंधों में पड़ता है और उस संबंधों के कारण आपस में उग्रता और तनाव खड़ा हो जाता है, तो जीवन दुष्कर हो जाता है। यही हाल अब शनि पे आए, तो शनि क्या है? शनि अधिकार है। एकांतिक है। शनि एकांतिक है,
अधिकार है, रति का विरोध करता है, वास्तव में रति के अतिरेक का विरोध करता है। मूलतः तो यह बात है, परंतु यह देखा गया कि कभी कभी शनि का दुष्प्रभाव यह होता है कि वह पत्नी में अधिकार मांगने की इच्छा ज्यादा व्यक्त कर देता है, पति अपने अधिकार मांगने की इच्छा व्यक्त कर देता है, दोनों को अपने अधिकारों का टकराव हो जाता है। जब अधिकारों का टकराव हो जाएगा तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो व्यवहार में जब अधिकारों का सामंजस्य नहीं हो तो दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस कारण से शनि को भी दुष्ट माना गया। और सूर्य प्रधानता है, प्रधान है, प्रमुखता चाहता है। अपना प्रभुत्व चाहता है, मैं ऊपर रहूं, यह भाव सूर्य में रहता है। डोमिनेशन, अब ये डोमिनेशन कौन किस पर करे? तो इस प्रकार से मंगल में पशुता, शनि में अधिकार और सूर्य में डोमिनेशन, 3 प्रकार के विकार खड़े होते हैं। इस कारण से हमारे ज्योतिष के शास्त्रकारों ने यह कह दिया कि सूर्य, शनि और मंगल जब सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तो विवाह संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। परंतु मूल भाव को समझते हुए यदि मनुष्य के अंदर अधिकार की भावना होना बुरा नहीं है, महत्वाकांक्षा होना बुरा नहीं है, उसमें प्रमुखता, प्रभुत्व होना बुरा नहीं है, उसमें बल होना बुरा नहीं है, उन पर संयत होने के लिए क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, इसको यदि समझ लिया जाए तो हम जानते हैं इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव और जो बातें बताई गई है मांगलिक होने की या मिलापक की, वह निष्प्रभ हो जाएगी। अब उसको समझने के लिए मैं मूलतः आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि कौन क्या करता है। सभी ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है। विशेषतः विवाह में यदि अपन माने तो विवाह में 4 ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावी करते हैं। उन 4 ग्रहों की बात मैं अब करता हूं। अभी इसको हटा के बताना चाहता हूं कौन से 4 ग्रह प्रभावित करते हैं। वह है चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र। यह मूलतः वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं इसमें बुध को और जोड़ूंगा बाद में। सबके सामंजस्य के बाद आपको पता लग जाएगा कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार से अच्छा होगा, किस प्रकार से बुरा होगा। तो यहां आपको बताएं चंद्रमा और मंगल क्यों प्रभावी होते हैं। क्योंकि चंद्रमा रक्त का प्रवाह है, मंगल रक्त है, यह माहवारी का कारक है। महिलाओं में जो माहवारी होती है वो चंद्र और मंगल इसका कारक है। गुरु शरीर का विकास है और शुक्र आनंद है। बिना आनंद, ये एक प्रकार का रति सुख आनंद माना गया है। तो रति सुख के लिए शुक्र वीर्य का कारक माना गया है और गुरु जो है अंडाणु का कारक माना गया है। वास्तव में चंद्र और मंगल रज का कारक है। अब इनका संबंध किस प्रकार से बनता है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इनका संतुलन किस प्रकार से होने पर यह कार्य ठीक हो सकता है। तो चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र, ये एक बात याद रखिए कि यहां से लेकर यहां तक का जो जीवन है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक का है। यह भाग में से गृहस्थ जीवन, यह मध्यम भाग है, यह सेंटर है, सेंटर जीवन का केंद्र है। अब ये जीवन का केंद्र जो है
यह सुरक्षित रहे। यहाँ यदि इस इन ग्रहों में हमने देखा है कि मंगल, शनि, राहु हो यहाँ प्रभावित कर रहे हो, तो इनका सीधा इफेक्ट आता है रोग की दृष्टि से, जनाना रोग, किडनी और लिवर पर। इस भाव में इस कारण से महिला के अंदर जनाने रोग हो जाते हैं, अंदर शोथ हो जाता है, अंदर गांठ बन जाती है और वह संबंध बनाने से कतराती है। और यह बहुत बड़ा कारण होता है कि महिला जो है संबंध नहीं बना पाती है, संबंध बनाने से कतराती है, तो पुरुष उससे शंकाएं करता है और वैमनस्य पैदा होता है। तो इस कारण से यह देखना चंद्र, मंगल और शुक्र जो है भाव को बढ़ा देता है, रक्त प्रभाव को बढ़ा देता है, और शनि उसको सुखा देता है। यह बात स्पष्ट यदि देखी जाए तो हम गर्भ की स्थिति को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मंगल, गुरु, शनि आदि की स्थिति के आधार पर यह समझा जा सकता है कि गर्भ की स्थिति कितनी स्वच्छ और मजबूत है। यदि वो मजबूत स्वस्थ है तो ये समझ लीजिएगा कि गर्भ अच्छा है, वीर्य अच्छा है, तो संबंध अच्छे बन जाते हैं। इस कारण से चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र को प्रभावी माना गया है। और इनके साथ इन पर यहाँ मंगल, राहु, शनि जो पहले बताया गया था, उनके प्रभाव से इनके गर्भ में विकृतियां पैदा होती है। उस विकृति के कारण जीवन अस्वस्थ हो जाता है। कौन सा जीवन? दाम्पत्य जीवन। और इस कारण से समस्याएं पैदा होती है, इस कारण से मृत्यु भी होती है। 2-3 कारण होते हैं। इसके कारण से यह हो जाता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं, गुरु पर जब शनि की दृष्टि आ जाती है तो ऐसे कारण बनते हैं कि बच्चे का खुद का रक्त नहीं बन पाता और वो बच्चा जन्मते ही मर जाता है, महीने भर रहता है, मर जाता है, माँ के खून से तो जिंदा रहता है, बाद में मर जाता है। ऐसे सब का आजकल इलाज होने लग गया है। और जो चीज इलाज से होती है, मेडिकल साइंस से होती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। ज्योतिष हमें दिशा निर्देश देगा कि इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं रोग की, इसका निवारण कर दिया जाए, फिर विवाह संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो विवाह संबंध में मेडिकल साइंस बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उसको समझते हुए आप ये समझिए कि ज्योतिष का ये जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित करना बहुत आवश्यक है। अब इसमें एक बात और बताता हूँ, गुरु और बुध, मैं आज मूल बातें बताने के बाद इसका विस्तार मैं बाद में करूंगा। आज मैं मूल तत्व बता रहा हूँ, खाली इसका विस्तार करूंगा और इसका पूरा डिटेलिंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप निश्चित होइए, मैं पूरा इसका विश्लेषण करने वाला हूँ। गुरु जनन सहायता है, बुध तर्क शक्ति है, रीजनिंग है। रीजनिंग पावर जिसमें होगा तो समझ सकेगा कि वस्तु स्थिति में गड़बड़ किस कारण हो रही। मिलन सहायता जिसमें एडजस्टमेंट होगा वह समाधान कर लेगा। तो मैं ये मानता हूं कि बुध और गुरु जब प्रभावी होंगे तो निश्चित रूप से, और सप्तम भाव को देख रहे होंगे या सप्तम भाव से संबंधित होंगे, तो ये आप निश्चित समझिए कि जो दुष्प्रभाव है, दुष्प्रभावों को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। और इन तत्वों का विश्लेषण करते हुए हमें वैवाहिक जीवन का विश्लेषण करना चाहिए कि मंगल, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, शुक्र और बुध और गुरु, इनका संतुलन। उसके अलावा संतान पक्ष, सप्तम भाव और भाग्य पक्ष, इनको भी देखना चाहिए, ताकि यह हमारे कार्य में सिद्धि करने वाली होगी अथवा नहीं होगी। यह कार्य में दोनों का मिलने से कार्य में आपस में सहयोग होगा अथवा नहीं होगा, संतान उत्पत्ति होगी अथवा नहीं होगी, इन सब पर विचार करते हुए हम वैवाहिक जीवन पर विचार करते हैं। ये बात हम यहाँ तक आज मैं स्पष्ट करने के बाद इसके और विश्लेषण को मैं 2-3 चर्चाओं में पूरा करूँगा। आज मैंने मूल बातें बताई है कि किस प्रकार से मंगल, शनि, सूर्य का जो दुष्प्रभाव है उसको हमने मान्यता दी थी, तथा इनके आधार पर किस प्रकार से गर्भ और किडनी और लिवर पर बीमारियाँ होती है,
गर्भ कमजोर होता है और अंडाणु बराबर नहीं बन पाते हैं, या कंसेप्शन में समस्या आती है, कारण विक्षेप होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। गुरु और बुद्ध किस प्रकार से सामंजस्य बिठाने में समर्थ होते हैं, यह बात मैंने मूलतः बताई है। अब मूल तत्वों को समझते हुए हम विश्लेषण को और गहराई में समझेंगे। उसके लिए मैं आगे 2 या 3 चर्चाएं और करूंगा, जिस पर आपको इस विश्लेषण को और गहराई से समझने में आप समर्थ होंगे, तथा इसकी मौलिक अवधारणाओं को समझते हुए वैवाहिक संबंधों को समझने का यत्न करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो मिलापक हमारे होते थे उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या वो मिलापक आज भी वैसे जैसा स्थिति रखते हैं, क्या उन मिलापकों से कोई संबंध अच्छा बनता है अथवा नहीं बनता है, इन सब पर विचार हम अगली चर्चा में करेंगे। आज ही नमस्कार, धन्यवाद।